गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी ग्रामर यानी हिंदी व्याकरण से संबंधित 500 वर्ड लेके आई हूँ, जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। ये 500 यहाँ पे लिखा है संपूर्ण हिंदी व्याकरण से 500 अति महत्वपूर्ण वर्ड प्रश्नोत्तर, ठीक है, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। अगर इससे पहले आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये 500 जो क्वेश्चनों की सीरीज मैं लेके आई हूँ, ये जो है रीजन, जो भी रीजन करने वाले हैं उनके लिए मोस्ट एमपी रहने वाले हैं फ्रेंड। तो अंत तक बने रहिए 500 क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ठीक, चलिए क्या क्या है। सबसे पहले वर्ण और भाषा से देख लेते हैं। वर्ण और भाषा से, वर्ण और भाषा से देखते हैं तो फिर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, तो वर्ण कहलाती है, ठीक है। और वर्णों के व्यवस्थित समूह क्या कहते हैं, वर्णमाला। वर्ण के कितने भेद होते हैं, 2, है ना। और स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, स्वर। और स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण जो है व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। और कम समय में उच्चारित स्वर क्या कहलाते हैं, ह्रस्व स्वर। और अधिक समय में उच्चारित स्वर दीर्घ स्वर। और 3 मात्राओं में उच्चारित स्वर क्या कहलाते हैं, प्लुत। यानी इस प्रकार से स्वरों की संख्या 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। एक ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ और तीसरा प्लुत स्वर। अम चिन्ह क्या कहलाते हैं, यहाँ पे लिखा है अम, तो अनुस्वार है ये। और अह चिन्ह को क्या कहते हैं, विसर्ग। और ये यहाँ पे चंद्र बिंदु चिन्ह को क्या कहते हैं, चंद्र बिंदु, ठीक है, यहाँ पे लिखा है। और कर्ण से उच्चारित होने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, कंठ वर्ण। और तालु से उच्चारित होने वाले तालव्य। और मूर्धा से मूर्धन्य। और दांत से दंत। और ओठ से होष्ट, ठीक है। तो कर्ण से क ख ग घ ण, ऐसा करके त थ द ध न, ठीक। तो इस तरह से हो जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं इधर यहाँ पे। और यहाँ पे लिखा है कि ओष्ठ से उच्चारित वर्ण ओष्ठ, य र ल व, ये अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। इसको अर्ध स्वर भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अर्ध स्वर। और अंतस्थ व्यंजन भी बोलते हैं, ठीक है। और श श श, ये किस प्रकार के व्यंजन है, और ह, ये ऊष्म व्यंजन है। और यहाँ पे क वर्ग में ये 5 आ जाएंगे, क ख ग घ अंगा। और च वर्ग में च छ ज झ इया। ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण, ठीक है, ट ठ ड ध न। और त वर्ग में त थ द ध न। और प वर्ग में प फ ब भ म, ठीक है। और ये जो ये 5 है ना, ये 5 क्या है, अनुनासिक है, ठीक। ये पांचों क्या है, ठीक। ये इसको पंचमाक्षर भी बोलते हैं। फिर और छ त्र ज्ञ स्र, ये संयुक्ताक्षर है, ठीक है, संयुक्ताक्षर। और देख लेते हैं और क्या क्या है। एक मिनट ना। ठीक,
हो गया। फिर देख लेते हैं और नेक्स्ट क्या देखते हैं। यहाँ तक हो गया ना छात्र, एक मिनट ना, छात्रज्ञ, यहाँ पे छात्रज्ञ श्र, और ये किन किन वर्णों से मिलके बना हुआ है, किन किन वर्णों से मिलके बना है, ये बहुत बार पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो कौन कौन से वर्णों से मिलके बनते हैं ये बताइए। ठीक है, छ कौन से वर्णों से मिलके बनते हैं, क और प्लस श। ठीक है, त्र, त प्लस र, र ऐसे हलंत आएंगे, और ज्ञ और श्र, बताइए ज्ञ और श्र, ज्ञ और श्र। और यहाँ इसमें ना महाप्राण, अल्प प्राण, ये भी सब पूछते हैं। ठीक है, महाप्राण, अल्प प्राण, ये सब भी पूछते हैं। ठीक है, पंचमाक्षर कौन कौन से हैं, वहां पे बताई थी मैं, ड़ा, या, ना, न और मा। ठीक है, ये जो है पंचमाक्षर है। यहाँ पे जो मैं बता रही थी अच्छा ये पूरा बता देती हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, छ से कौन सा बनता है, क और छ, है ना, क और छ, और त्र से त और र बनते हैं। ठीक, फिर और देख लेते हैं। फिर ये ज्ञ कौन से अक्षर से बनते हैं, ज्ञ, है ना, ज्ञ, तो ज प्लस इया, ये ज्ञ हो गया, ज प्लस इया, और श्र से श्र, श, शक्कर का श आ जाएंगे, और प्लस र। ठीक, तो ये हो जाएंगे चारों ये। ठीक, फिर देख लेते हैं नेक्स्ट, शब्द और शब्दों के भेद से। सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं, सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहेंगे, शब्द। और शब्द के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। ठीक है, शब्द के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, वाक्य। सार्थक वर्ण समूह को, वर्ण समूह किसे बोलेंगे, जैसे कमल, ये वर्णों के समूह है ना, एक ही वर्ण थोड़ी ना है, इसमें 3 वर्ण है, तो ये वर्णों के समूह हो गए। और सार्थक भी होना चाहिए ना, सार्थक जिसका कोई अर्थ निकले। कमल यानी जन्म लेने वाले, ऐसा। और मान लो जाए इसको मैं लमल, लमल कर दे, लमल, लमल, लमक कर देती हूँ, लमक, तो ये तो वर्ण है ना, वर्णों के समूह, लेकिन ये सार्थक नहीं है। ठीक है, वर्णों के समूह है, लेकिन क्या है, ये सार्थक है क्या, नहीं है। तो इसी वजह से बोले हैं सार्थक वर्ण समूह को क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। और शब्द के सार्थक समूह को वाक्य बोलेंगे, है ना। और जो शब्द अपने मूल रूप में अर्थ देते हैं तो वह क्या कहलाते हैं, रूढ़, रूढ़ कहलाते हैं। ठीक, अपने मूल अर्थ, अपने मूल रूप में अर्थ देते हैं, वे रूढ़ कहलाते हैं। रूढ़, जैसे जिसको रूढ़ किसको बोलते हैं,
जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, और तोड़ते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे जल, मान लो जय जल है तो उसको मैं तोड़ूंगी तो ज और ल होंगे, तो इन ज का ना कोई अर्थ है न ल का अर्थ है ना। तो इसको बोलते हैं क्या, जिसको तोड़े और उसका कोई अर्थ ही ना निकले तो वो होते हैं रूढ़। यौगिक, यौगिक, यौगिक यानी योग से, यानी दो वर्ण, दो शब्दों के योग से। जैसे दूध वाला, तो ये क्या है, विद्यालय, विद्या प्लस आलय, तो ये हो जाएंगे यौगिक। ठीक है। और योग रूढ़, योग रूढ़ क्या होंगे, रूढ़ और योग दोनों के अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, योग रूढ़। यानी योग रूढ़ भी किसी तीसरे का अर्थ की ओर इंगित करते हैं। जैसे मैं बोलूंगी पीताम्बर, तो वो क्या हो जाएंगे, किसी तीसरे का अर्थ दे तो ये योग रूढ़ हो जाएंगे। ठीक है। और घर किस प्रकार का शब्द है, रूढ़ है। विद्यालय यौगिक है और पंकज योग रूढ़ है। संस्कृत के मूल रूप से प्रयुक्त शब्द क्या कहलाते हैं, तत्सम। ठीक है। और संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी में आए वर्ण क्या कहलाते हैं, तद्भव। और देश में स्थानीय भाषाओं में आए शब्द देशज कहलाते हैं। जैसे लोटा, लोटा, पगड़ी, ये क्या है, ये सब देशज है, अपने देश से बने। और विदेशज, विदेशज तो आप जानते हो, जैसे डाकघर है ना, डाकघर, हॉस्पिटल, ये क्या है, ये सब विदेशज है। अग्नि का तद्भव आग, अग्नि का तद्भव आग आ जाएंगे, है ना। और दंत का दांत, दूध का, दुग्ध का तद्भव दूध। और कर्ण का कान, नयन का नैन, मुख का मुंह, और हस्त का हाथ, और पाद का पांव। रात्रि का रात और सूर्य का सूरज, और चंद्र का तद्भव चांद हो जाएंगे, और ग्राम का गांव, और सर्प का शांत। तो ये जितने भी हैं सब एक तरफ ये तद्भव है, और ये जितने भी हैं तो ये जो है एक तरफ तत्सम है। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, संज्ञा से आते हैं। संज्ञा, कितने प्रकार के होते हैं संज्ञा, यहाँ पे दिया है। संज्ञा किसे कहते हैं, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। किसी भी व्यक्ति का जो भी नाम हो, कहीं भी संसार में जितनी भी वस्तु है सबका कोई नाम होता है, तो क्या है, नाम यानी संज्ञा। तो संज्ञा के मुख्य 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। ठीक है। ये 5 है ना, ये 5 है, ये 5 है। तो व्यक्तिवाचक किसे कहेंगे, किसी विशेष व्यक्ति या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक कहते हैं। ठीक है। किसी विशेष व्यक्ति या स्थान के नाम को क्या होकर बोलेंगे, व्यक्तिवाचक। ठीक। जैसे मान लो जाए मैं बोलूंगी हिमालय, एक मिनट ना, क्या बोल दूंगी मैं, हिमालय, 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 हिमालय पर्वत। तो ये जो पर्वत है ना उसका नाम क्या है, हिमालय है। पर्वत का क्या नाम है, हिमालय है। तो ये क्या होंगे, व्यक्तिवाचक, यानी किसी विशेष व्यक्ति के स्थान के नाम को इंगित करता है, वो होंगे व्यक्तिवाचक। और जातिवाचक उसी वर्ग का बोध कराने वाले, जैसे पर्वत, पठार। तो पर्वत में सभी पर्वत आ जाएंगे, पठार में सभी पठार, है ना, तो ये आ जाएंगे। फिर द्रव्यवाचक, पदार्थ का बोध करने वाली संज्ञाओं को द्रव्यवाचक कहेंगे। ठीक है। बोध कराने वाली संज्ञाओं को द्रव्यवाचक कहते हैं। तो द्रव्यवाचक में क्या क्या आ जाएंगे, द्रव्यवाचक में दूध, पानी, सोना, चांदी, ये सब द्रव्यवाचक में आ जाएंगे। समूहवाचक, समूह का बोध कराने वाले, जैसे टोली, टोली, टुकड़ी, सैनिकों की टुकड़ी होती है ना, गुच्छा, ये क्या है, ये सब समूहवाचक है।
और गुण व भाव का बोध कराने वाली संज्ञा को क्या कहते हैं? भाववाचक। जैसे बुढ़ापा हो गए, सुंदरता हो गए, तो ये है भाववाचक। ठीक है, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। फटाफट करती जा रही हूँ ना, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी मैं। मेरे ख्याल से ये आधा घंटा तो नहीं बोलूंगी, 1 घंटा में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो बने रहिए अंत तक। उसके बाद है राम कौन सी संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक है। लड़का जातिवाचक है, क्योंकि लड़का सभी जातियों का बोध कराते हैं ना। लड़के बोल रहे हैं तो संसार के जितने भी लड़के हैं सब आ जाएंगे। सोना द्रव्यवाचक, सेना समूहवाचक, मिठास भाववाचक, बुढ़ापा भाव, हिमालय व्यक्तिवाचक और पर्वत जो है जातिवाचक। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं सर्वनाम से। ठीक है, सर्वनाम, एक मिनट ऐसे थोड़ा सा कर लेते हैं। संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं किस पुरुष का सर्वनाम है? उत्तम, मैं। तुम, मध्यम, और अन्य, वह क्या है? अन्य। बोलने वाले का बोध कराने वाले सर्वनाम क्या कहलाते हैं? उत्तम पुरुष, जो बोल रहे हैं ना। और सुनने वाला मध्यम पुरुष होंगे, जैसे तुम। और जिसके बारे में कहा जाए उसका बोध कराने वाला सर्वनाम अन्य पुरुष होता है। निकट या दूर की वस्तु का बोध कराने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक, और अनिश्चय का बोध कराने वाले अनिश्चयवाचक। प्रश्न पूछने वाला सर्वनाम प्रश्नवाचक, और संबंध बताने वाला संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक, और स्वयं का बोध कराने वाला निजवाचक। और कौन कौन? प्रश्नवाचक, कोई अनिश्चयवाचक, और यह निश्चयवाचक। फिर विशेषण देख लेते हैं। एक मिनट ना। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेषण के मुख्य 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, सार्वनामिक। ठीक है, तो गुणवाचक, जैसे सर्वनाम से बने विशेषण को क्या कहते हैं? सार्वनामिक। जैसे सुंदर फूल, सुंदर फूल में सुंदर क्या है? विशेषण है। 5 लड़की में 5 क्या है? संख्यावाचक विशेषण। और थोड़ा पानी में थोड़ा क्या है? परिणामवाचक। और यह पुस्तक, तो यह जो है सार्वनामिक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्रिया और काल से आ जाते हैं। कार्य अवस्था का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहते हैं। क्रिया के मुख्य कितने भेद होते हैं? 2, सकर्म और अकर्म। अकर्म और सकर्म। कर्म की आवश्यकता न रखने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? अकर्म। और कर्म की आवश्यकता रखने वाली क्रिया को सकर्म कहते हैं। जैसे राम सोता है, राम सोता है में क्रिया कौन सी है? अकर्म है। और राम पुस्तक पढ़ता है में क्रिया कौन सी है? सकर्म क्रिया है। ठीक है, यहाँ पे राम जो क्रिया कर रहा है, लेकिन उसका कर्म कौन सा है? कर्म उसके साथ है। ठीक है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। और पढ़ना धातु पढ़ है, लिखना का लिख है, और खाना का खा धातु है। क्रिया के समय का बोध कराने वाला विकार काल कहलाता है। काल के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। और समय बीतने का बोध कराने वाले भूत, और वर्तमान समय को बोध कराने वाला वर्तमान काल। ठीक है, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। राम पुस्तक पढ़ता है, कौन सा काल है? वर्तमान। और राम पुस्तक पढ़ रहा है, कौन सा काल है? भूत। और राम पुस्तक पढ़ेगा, भविष्य। जो कार्य समान रूप से होता है वह कौन सा है? वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान ना। और जो कार्य वर्तमान में चल रहा हो वह कौन सा है? अपूर्ण वर्तमान। लिंग में देख लेते हैं। लिंग के मुख्यतः कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। पुरुष जाति का बोध कराने वाली लिंग क्या कहते हैं? पुल्लिंग। और स्त्री जाति का बोध कराने वाले को स्त्रीलिंग कहते हैं। लड़का का लिंग क्या होंगे? पुल्लिंग। और लड़की का स्त्रीलिंग। वचन के भी 2 भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। ठीक, और लड़का का बहुवचन लड़के, और लड़की का लड़कियां।
कारक में आ जाते हैं। कारक तो 8 है ना? कारक कितने हैं? 8 है। संज्ञा व सर्वनाम क्रिया के संबंध बताने वाले रूप को क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। हिंदी में कारक 8 है और क्रिया के करने वाले का बोध कराने वाला कारक कर्ता होता है और क्रिया के फल को प्राप्त करने वाला कारक कर्म और साधन का बोध कराने वाले कारक करण। और किसके लिए किया जाए वह कौन सा है? संप्रदान, जिसके लिए किया जाए। और अलग होने का बोध आपादान और संबंध का बोध कराने वाले संबंध और स्थान का बोध कराने वाला अधिकरण और पुकारने का बोध कराने वाला संबोधन। ठीक है, तो इस तरह से कर्ता कारक का प्रमुख चिन्ह क्या है? ने। कर्म कारक को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से, ऐसा इस टाइप का पढ़े होंगे, ऐसा याद करते थे हम लोग। कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, संप्रदान के लिए, तो ऐसा कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, आपादान से, संबंध का की के, अधिकरण में पर और संबोधन हे हरे, ऐसा याद करते थे हम लोग। तो यहाँ पे दिए हैं, इसका चिन्ह आप लोग याद कर लेना। ये ऐसे संबंध का की के, अधिकरण का में पर, संबोधन का हे हरे। जैसे राम ने खाना खाया में राम कौन सा कारक है? कर्ता कारक। मोहन को बुलाओ में मोहन कौन सा कारक है? को है, तो कर्म कारक है। फिर अव्यय देख लेते हैं। जिन शब्दों में लिंग वचन आदि में परिवर्तन नहीं होता है वे क्या कहलाते हैं? अव्यय। क्रिया की विशेषता बताने वाला क्रिया विशेषण, स्थान का बोध कराने वाले क्रिया विशेषण स्थानवाचक और समय का बोध कालवाचक, रीति का बोध कराने वाले क्रिया विशेषण रीतिवाचक और मात्रा का बोध परिणामवाचक, और दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाला अवयव क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक। और संबंध बताने वाला अवयव संबंध बोधक। मनोभाव प्रकट करने वाला अवयव विस्मयादि बोधक। और कौन सा समुच्चय बोधक है? ठीक है, संधि में आ जाते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि मुख्यतः 3 भेद होते हैं: स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाले स्वर, व्यंजनों के मेल से होने वाले व्यंजन और विसर्ग के मेल से होने वाले विसर्ग। विद्या प्लस आलय का संधि रूप क्या होंगे? विद्यालय। हिम धन आलय हिमालय। महाधन ईश महेश और नर धन इंद्र नरेंद्र। और ये कौन कौन सी संधि है? ये दोनों तो आपके दीर्घ स्वर संधि। महेश जो है क्या वृद्धि नहीं, क्या आ जाएंगे, भूल जाती हूँ ना, 5 है ना स्वर के, वृद्धि, ठीक है, गुण है ये। नरेंद्र जिसमें एक ही मात्र है ना, वो दोनों क्या है? गुण हो जाएंगे। और 2 मात्र है तो वृद्धि स्वर, ठीक है। और इति आदि जहाँ पे आधा लटका हुआ रहते हैं यण हो जाएंगे। और अति धन अत्यधिक का संधि रूप अत्यधिक, ठीक है, इसमें भी आधा लटका है तो वही हो जाएंगे यण। और उपकार का संधि क्या आएंगे? परोपकार, पर प्लस उपकार परोपकार। महोत्सव महाधन उत्सव। फिर आ जाएंगे सत धन जन सज्जन, उत धन चारण उच्चारण, और तत् धन रूप तद्रूप, और जगत धनीश जगदीश। तो ये क्या है? ये जो है सब जो है व्यंजन संधि है। सत धन आधार सदाचार। उत धन गम उत्तगम, ये बहुत बार पूछे हैं। सत धन आचार जगत धनीश। निह धन कपट निष्कपट, ये भी पूछे हैं। ये जितने भी है ना, दुराचार यदाचार मनहर मनोहर यशोदा दुराचार, ये सब जो है ये विसर्ग है ना, तीनों विसर्ग है चारों। ठीक, यहाँ पे पूछे भी है विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होंगे ऐसा करके। महेश का संधि विच्छेद महाधन ईश और सदैव का सदाधन एव।
समास दो या दो से अधिक शब्दों के रूप के क्या समास। समास के मुख्य कितने भेद है? 6। अव्ययी भाव में कौन सा पद प्रधान होता है? पूर्व पद, है ना, पूर्व पद। जैसे यथाशक्ति, यथा शक्ति, तो ये पूर्व पद कौन से होंगे? ये है यथा, ठीक है, ये पूर्व पद है। और तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? ये उत्तर पद होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। जैसे राजपुरुष, क्या है? राजपुरुष, तो उत्तर पद कौन होंगे? ये पुरुष होंगे। राजपुरुष, राजा, राजपुत्र भी होंगे, राजा का पुत्र, ऐसा। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा भी है सबके, तो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, देखो। प्रतिदिन अव्ययी, यथाशक्ति अव्ययी, राजपुत्र तत्पुरुष, गंगा जल तत्पुरुष, गंगज का जल नीलकमल कर्मधारय है, और महापुरुष पुरुषों में महान, ऐसा। महापुरुष तो पुरुषों में महान होंगे। माता पिता द्वंद है, रात दिन द्वंद है, दशानंद बहुव्रीहि, पीताम्बर बहुव्रीहि, और चौराहा द्विगु, त्रिभुज द्विगु। और समस्त पद को अलग अलग करने की प्रक्रिया विग्रह कहलाती है। और राजा का पुत्र का समस्त पद क्या होंगे? राजपुत्र। उपसर्ग प्रत्यय से देख लेते हैं। उपसर्ग कहाँ जोड़ते हैं? उपसर्ग शब्द के शब्द से पहले जोड़ते हैं ना, आरंभ में। यहाँ पे लिखा है उपसर्ग शब्द के आरंभ जोड़ने वाले वाक्यांश को क्या कहते हैं? उपसर्ग। और शब्द के अंत में जोड़ने वाले वाक्यांश को, शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। जैसे अज्ञान में कौन सा उपसर्ग होंगे? अ। अनुकरण में अनु होंगे, अपमान में अप, प्रहार में प्र, उपकार में उप, और निराशा में निर प्लस आशा, निर प्लस आशा, ऐसा होंगे ना, निर प्लस आशा, निराशा। सुयोग, सु प्लस योग। दुर्गुण, दूर प्लस गुण। सुंदरता, सुंदर प्लस ता। मिठास, मीठा प्लस आश। बचपन, बचपन, मानवता ता। पढ़ाई, लिखाई, आवट, लिखावट, और धनवान में वान। पर्यायवाची देख लेते हैं। ये तो सबको ही पता होंगे ना, क्योंकि बार बार मैं वीडियो में यही सब तो देती रहती हूँ। थोड़ा सा और नीचे कर लेती हूँ, ठीक है। समान अर्थ वाले शब्दों को क्या कहते हैं? पर्यायवाची। और सूर्य कर रवि, रवि, दिनकर, भास्कर, ठीक है, दिवाकर, प्रभाकर, ठीक है, आदित्य, मार्तंग। तो ये जो है जितने भी हैं सब सूर्य के पर्याय। चंद्रमा, शशि, ठीक है, शशि, इंदु, है ना, मयंक, ये भी होते हैं। पृथ्वी का धरा, वसुधा, ठीक। अंबर, सॉरी अंबर नहीं, वसुंधरा, ठीक है। अवनी, ठीक, तो यह है पृथ्वी का। आकाश का नभ, ठीक है। और जल का नीर, नीर, वारी, अंबु। अग्नि का अनल, आग, पावक। वायु का पवन, समीर, है ना, वात। समुद्र का सागर, जलधि, ठीक है, अम्बुद। पर्वत का गिरी, अचल, पहाड़। और कमल का पंकज, सरोज, नीरज, जलज, ये सब आ जाएंगे। वन का कानन, ठीक है, कानन। घर का गृह, भवन, घर, भवन। और क्या आ जाएंगे? राजा का नरेश, नृप, स्त्री का नारी, पुत्र का सूत, और मित्र का सखा। तो इस तरह से वर्षा का वृष्टि, बादल का मेघ, शत्रु का रिपु,
विलोम देख लेते हैं, सुंदर का कुरूप आ जाएंगे, सुंदर का कुरूप, दिन का रात, सुख का दुख, लाभ का हानि, आदि का अंत, आशा का निराशा, जय का पराजय, उन्नति का उन्नति, सादर का अनादर, ज्ञान का अज्ञान, सत्य का सत्य, अन्याय का अन्याय, आस्तिक का नास्तिक, आय का व्यय, आगमन का निर्गमन, आकर्षण का विकर्षण, आवश्यक का अनावश्यक, स्वतंत्र का परतंत्र, सजीव का निर्जीव। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं फिर अनेकार्थी और समुच्चारित। अनेकार्थी यानी जिन शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं, जैसे कर, कर का क्या, कर का एक हाथ होता है, कर का टैक्स भी होते हैं, पत्र का चिट्ठी भी होते हैं और पत्र का पत्ता भी होते हैं, कल का बीता हुआ और कल यानी आगामी आने वाला, हार यानी पराजय, हार यानी माला भी होता है। ठीक, और समान उच्चारण पर भिन्न अर्थ वाले शब्दों को क्या कहते हैं, समुच्चरित। वाक्य और भेद देख लेते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के कितने अंग है, दो, एक विधेय और उद्देश्य, यहाँ पे लिखा भी है। जिसके बारे में कहा जाए वो उद्देश्य होता है और उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए वो विधेय होता है। ठीक है, जिसके बारे में कहा जाए वो क्या कहलाता है, उद्देश्य। जैसे राम ने रावण को मारा, तो जिसके बारे में कहा जाए वो क्या है, उद्देश्य। तो ये है राम, क्या है, राम जो है उद्देश्य होंगे। ठीक है, राम क्या है, उद्देश्य है, जिसके बारे में कहा जाए, और उद्देश्य के बारे में कहा जाए वो क्या कहता है, उद्देश्य। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद है, तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद है। ठीक है, और एक प्रधान उपवाक्य वाले वाक्य को क्या कहते हैं, सरल। दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य को संयुक्त और प्रधान और आश्रित उपवाक्य मिश्र कराएंगे। जैसे सरल कौन से आएंगे, राम ने आम खाया। संयुक्त, राम और श्याम ने आम खाया। और मिश्र, राम आएगा तो श्याम जाएगा, है ना। अगर तुम मेहनत करोगे तो पास होगे, तो इस टाइप का वो मिश्र होंगे। ठीक, यहाँ पे लिखा भी है, राम पढ़ता है, राम और श्याम खेलते हैं, और जो मेहनत करता है वो सफल होंगे। तो इस तरह से यहाँ पे लिखा है। कथन बताने वाले वाक्य क्या कहलाते हैं, विधानवाचक। कथन बताने वाले विधानवाचक। और निषेध का बोध कराने वाला निधेयवाचक। प्रश्न पूछने वाला प्रश्नवाचक। और आज्ञा का बोध कराने वाले आज्ञावाचक। इच्छा का बोध इच्छावाचक। संदेह का बोध कराने वाले संदेहवाचक। और विषयम का बोध कराने वाले विस्मयाधिबोधक। और सत्य शर्त का बोध कराने वाले संकेतवाचक। नेक्स्ट देख लेते हैं फिर विराम चिन्ह। चिन्ह से तो एक न क्वेश्चन बनते ही हैं। चिन्ह देख लीजिए, यहाँ पे पूर्ण विराम का ये होते हैं, अल्प विराम का ये आधा, और अर्ध विराम और ये अल्प विराम में बहुत कंफ्यूज होते हैं, ये ऐसे देख लो। तो अर्ध विराम का ये डबल होंगे। ठीक, अल्प विराम का एक ही आएंगे। और विस्मयादिबोधक का ये, और प्रश्नवाचक का तो सबको पता है, और कोष्टक का ये, द्विबिंदु ये 2 बिंदु ऐसे ऐसे। ठीक, और उद्धरण चिन्ह का उदाहरण क्या आ जाएंगे, उद्धरण ऐसे, और जोड़ को बताने वाला योजक। ठीक, फिर मुहावरे देख लेते हैं। मुहावरे, नाक कटना। नाक कटना का क्या अर्थ है, अपमान होना, अपमानित होना। ठीक, आंखों का तारक, बहुत प्रिय होना। दांत खट्टे करना, परास्त करना। नाक में दम करना, बहुत परेशान करना। हाथ मलना, पछताना। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना। निष्क्रियता यानी निष्क्रिय रहना। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। कान भरना, भड़काना। रंगे हाथ पकड़ा जाना, अपराध करते हुए पकड़े जाना, अपराध करना। पानी पानी होना, लज्जित होना। पानी फेरना, नष्ट करना। खून पसीना एक करना, बहुत मेहनत करना। खून खोलना, क्रोध करना। आसमान सिर पे उठाना, शोर करना। कमर कसना, तैयार हो जाना। दाल न करना, असफल। और दाल में काला होना, संदेह होना। 4 चांद लगना,
चार चांद सुशोभित होने, बहुत सुंदर दिखाई देना, मुंह की खाना हारना। लोकोक्ति आ जाते हैं, लोकोक्ति में क्या क्या है? जन सामान्य प्रचलित सारगर्भित कथन को क्या कहते हैं? लोकोक्ति कहते हैं। ठीक है, और लोकोक्ति का दूसरा नाम क्या है? कहावत है। लोकोक्ति का दूसरा नाम कहावत है। अधजल गगरी छलकत जाए, यानी अल्पज्ञता, यानी अल्प ज्ञान वाले अधिक ही बड़ाई करते रहते हैं, ऐसा। अब पछताए होत क्या, यानी पश्चाताप। अंधों में काना राजा, श्रेष्ठता, यानी अंधों में एक आंख से जो काने होंगे वही राजा हो जाएंगे। तो इस तरह से आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ, एक अनार 100 बिनार बहुकांक्षा, यानी अनेक इच्छा, ऐसा। घर के बेदी लंकर डाय, विश्वासघात करना। दूर के ढोल सुहाने होते हैं, आकर्षण है ना, जैसी करनी वैसी भरनी, कर्म फल। और नाच न जाने आंगन तेरा, अयोग्यता। ऊंची ऊंची दुकान फीका पकवान, इन्हें दिखावा। नाम बड़े दर्शन छोटे, दिखावा ये भी आ जाएंगे। जिसकी लाठी उसकी भैंस, बल प्रधानता, जिसमें बल है वो उसकी ही चलती, ऐसा। थोथा चना बाजे घना, अल्प ज्ञान वाला, जहां चाह वहां दृढ़ता। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, संचय करना। एकता में बल होती एकता, और मन का हरिहार आत्मविश्वास। और बंदर क्या जाने अगिद्रक का स्वाद, अयोग्यता। अलंकार में आ जाते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अलंकार के मुख्यतः 3 भेद हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। शब्द अलंकार जो शब्द की विशेषता पर आधारित है, और अर्थ अलंकार अर्थ को विशेषता पर आधारित, और अर्थ और शब्द दोनों के अलंकार, दोनों पर आधारित अलंकार उभय अलंकार कहलाते हैं। एक वर्ण की बार बार आवृत्ति वाला अनुप्रास, जैसे कनक कनक, कनक कनक तो नहीं आएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएंगे? चारु चंद्र की चंचल किरण, च च च की आवृत्ति है। एक शब्द की पूर्ण आवृत्ति से भिन्न अर्थ होने पर कौन सा अलंकार होता है? यमक। एक शब्द की पूर्ण आवृत्ति, तो यहाँ पे यमक होंगे। और एक शब्द के अनेक अर्थों में प्रयोग, श्लेष अलंकार। उपमेय की तुलना उपमान से करने वाला उपमा होता है, और उपमेय का उपमान पर आरोप रूपक होता है। बढ़ा चढ़ा कर अतिशयोक्ति है, और संभावना व्यक्त करना उत्प्रेक्षा। विरोध का आभास कराने वाला अलंकार विरोधाभास, और साक्षी जैसे किस अलंकार के सूचक है? तो उपमा है। मुख चंद्रमा है, मेरूपक। चारु चंद्र की चंचल के अनुप्रास, कनक कनक शौगुणी, यमक। और अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण होता है। अनुप्रास किस प्रकार का अलंकार है? शब्द अलंकार। उपमा अर्थ अलंकार है। रस से आ जाते हैं, एक मिनट ना, अच्छा। काव्य में भावों की परिपक्व अवस्था क्या कहलाते हैं? रस। पारंपरिक रूप से रसों की संख्या कितनी होती है? 9 है। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, हास्य का हास्य, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का भय, विभत्स का जुगुस्सा, अद्भुत का विस्मय, विस्मय, और शांत का निर्वैत, श्रृंगार का श्याम, श्रृंगार का, और हास्य का श्वेत, है ना, और करुण का कपोत। नेक्स्ट देख लेते हैं। और रौद्र का क्या जाएंगे? रौद्र का लाल, है ना। अच्छा, रस क्लैरम ना, रौद्र वर्ण माने हैं। अच्छा, वर्ण है ये। रौद्र यानी कौन से रंग कहते हैं? ऐसा तो लाल आ जाएंगे। वीर का गौर वर्ण। भयानक रस का वर्ण क्या है? काला है। और विभत्स का नीला है ना, विभत्स का नीला मानते हैं। और अद्भुत रस का वर्ण क्या आते हैं? पीला। और शांत रस का श्वेत मानते हैं। ठीक है, ये कलर भी याद कर लेना। छंद, छंद, छंद का संबंध मुख्यतः किससे होता है? लय से। वर्णों की संख्या के आधार पर छंद वार्णिक, और मात्राओं के आधार पर मात्रिक। दोहा मात्रिक छंद है,
चौपाई मात्रिक है। दोहे के प्रथम तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती है और दोहे के द्वितीय चतुर्थ में 11-11। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं और सोठा के पहले और तीसरे चरण में 11। ये उल्टा था, दोहा और सोठा, और सोठा के द्वितीय 13-13। रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। दोहा में केवल चरण 4 होते हैं, चौपाई में 4, और छंद की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। ये याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। चौपाई में 4 चरण, छंद की सबसे छोटी इकाई वर्ण और मात्रा के कुल कितने भेद होते हैं? 2। एक दीर्घ और दूसरा लघु। यहाँ पे दिया हुआ है, लघु में ऐसे रहते हैं और दीर्घ में ये, ठीक। तो लघु का 1 मात्रा गिनते हैं और गुरु का 2 मात्रा गिनते हैं, ठीक है। कविता की गति और ताल को क्या कहते हैं? लय कहते हैं। नेक्स्ट फिर शब्द शक्ति से आ जाते हैं, ये लास्ट ही है ना। तो 1 घंटा बोली थी, 1 घंटा में ही हो ही जाएंगे, ठीक। 1 मिनट। शब्द के अर्थ का बोध कराने वाले सामर्थ्य को क्या कहते हैं? शब्द शक्ति। शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? 3। अभिधा, मुख्य अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति अभिधा, और मुख्य अर्थ बाधित होने पर संबंधित अर्थ बोध कराने वाली लक्षणा, और व्यंग्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति व्यंजना कहलाती है। शब्द के सीधे अर्थ को क्या कहते हैं? वाच्यार्थ, और लक्षण से प्राप्त अर्थ लक्ष्यार्थ, और व्यंजन से प्राप्त व्यंग्यार्थ। जैसे गाय से पशु का बोध किस शक्ति है? ये अभिधा है, या गाय से पशु अभिधा। और गंगा पर गांव में, गंगा के तट पर बोध किस शक्ति से है? लक्षणा, यानी गंगा पर गांव बसा है, ऐसा बोलेंगे तो गंगा के तट पर आएंगे ना, तो ये लक्षण होंगे, लक्षण। वाच्य, क्रिया के जिस रूप से कर्ता की प्रधानता प्रकट होती वह कृतवाच्य, और क्रिया के जिस रूप से कर्म की प्रधानता वो कर्मवाच्य, और कर्ता और कर्म दोनों अप्रधान हो वहां पे भाववाच्य रहते हैं। जैसे राम ने पत्र लिखा में कौन सा वाच्य है? कृत। और पत्र राम के द्वारा लिखा गया तो कर्मवाच्य है। किसके द्वारा? जैसे द्वारा जैसे लिखते हैं ना, द्वारा लिखा गया या द्वारा खाया गया, तो जहाँ पे द्वारा आएंगे वहां पे क्या आ जाएंगे? कृतवाच्य, सॉरी कर्मवाच्य। मुझसे चला नहीं जाता, ये भाववाच्य है। वाच्य के मुख्यतः 3 हैं, और जहाँ पे कृत कर्ता आ जाएंगे, कर्म कर्म, और भाव भाव। नेक्स्ट देख लेते हैं। अनेक शब्दों के एक शब्द, अनेक शब्दों के एक। जो कभी ना मरे क्या जाएंगे? अमर। जो ईश्वर में विश्वास रखते, आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास न रखे, नास्तिक। जो दूसरों का उपकार करे, परोपकारी। जो कम बोलता है, मितभाषी। जो अधिक बोलता है, वाचाल। जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ। जो पढ़ा लिखा हो, निरक्षर न हो, निरक्षर। जो पढ़ा लिखा जानता है, साक्षर। जो दूसरों का हित चाहे, हितैषी। जो अपने देश से प्रेम करे, देशभक्त। जिसका कोई शत्रु न हो, अजात शत्रु। जो बहुत कम खर्च करे, मितव्ययी। जो समय का पालन करे, समयनिष्ठ। जो सत्य बोलता है, सत्यवादी। जो उपकार माने, कृतज्ञ। जो न माने, कृतघ्न, और जिसका वर्णन न किया जा सके, अवर्णनीय। जिसे जीता ना जा सके, अजय। जो दिखाई न दे, अदृश्य। फिर शुद्ध अशुद्ध से देख लेते हैं। आशीर्वाद का शुद्ध रूप क्या होंगे? ये आशीर्वाद ऐसे आते हैं। उज्जवल का ये बहुत बार पूछे गए हैं। आवश्यकता का शुद्ध रूप आवश्यकता। स्वास्थ्य का शुद्ध रूप स्वास्थ्य। त्योहार का त्योहार। व्यवहार का शुद्ध रूप व्यवहार। साहित्य का साहित्य। उद्देश्य का उद्देश्य। निराशा का आशा, विलोम ना। और स्वाधीन का पराधीन, ठीक। नेक्स्ट फिर मिश्रित में देखते हैं, लास्ट है ये, ठीक है। पद के कितने प्रमुख भेद होते हैं? तो 2 हैं। विकारी शब्दों के मुख्य भेद 4 हैं, और अविकारी को क्या कहते हैं? अव्यय। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया किस प्रकार के हैं? ये विकारी हैं, ठीक है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, क्योंकि ये चारों जो है चेंज हो सकते हैं, ठीक है।
और संज्ञा का संबंध किससे होता है? बताने वाले तत्व को कारक कहते हैं, कारक के चिन्ह को विभक्ति कहते हैं और क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। और शब्द के आरंभ में लगने वाले अंश उपसर्ग, ये रिपीटेड है, फटाफट ऐसा फिर भी पढ़ देती हूँ। शब्द के आरंभ में लगने वाले उपसर्ग और शब्द के अंत प्रत्यय और शब्दों के मेल से बना समास, दो शब्दों के मेल से बना संक्षिप्त रूप समास है और दो वर्णों से मेल से होने वाला परिवर्तन संधि है। संधि को अलग करने की प्रक्रिया संधि विच्छेद और समस्त पद को अलग करने की प्रक्रिया विग्रह कहलाती है। समान अर्थ वाले पर्यायवाची, विपरीत अर्थ वाले विलोम और अनेक अर्थ देने वाले अनेकार्थी और विदेशी भाषा से आए शब्द विशेषक और संस्कृत मूल रूप से आए हुआ तत्सम और संस्कृत के परिवर्तित रूप तद्भव और स्थानीय भाषा से आए हुआ देशज। और काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार और काव्य में भाव की अनुभूति क्या कहलाती है? रस। कविता को लयबद्ध पद्धति, छंद और मुख्य अर्थ का बोध कराने वाली अभिधा और लक्षित अर्थ, लक्षणा, व्यंग्यार्थ, व्यंजना, वाक्य में ठहराव का चिन्ह विराम और सारगर्भिक जन प्रसिद्ध कथन लोकोक्ति और लाक्षणिक अर्थ देने वाले प्रसिद्ध वाक्यांश मुहावरा और कार्य के समय का बोध काल और कार्य कराने वाले बोध को क्या कहते हैं? कर्ता और कार्य के फल को प्राप्त करने वाला क्या कहेंगे? कर्म। ठीक। और कार्य का साधन बताने वाला करण, उद्देश्य का बोध कराने वाला संप्रदान, अलगाव का आपादान और संबंध का संबंध, स्थान का बोध अधिकरण और पुकार का बोध कराने वाला संबोधन। ये हरे ऐसा स्थान का बोध अधिकरण। ठीक है। और संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम और संज्ञा की विशेषता बताने वाला विशेषण। कार्य अवस्था का बताने वाला शब्द क्रिया और क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द क्रिया विशेषण। दो वाक्य को जोड़ने वाला अव्यय समुच्चय बोधक। संबंध बताने वाला अव्यय संबंध बोधक। मनोभाव प्रकट करने वाला अव्यय विस्मयादि बोधक। और पुरुष जाति का बोध कराने वाला पुल्लिंग, स्त्री जाति का स्त्रीलिंग और एक शब्द का बोध कराने वाला, एक संख्या का बोध कराने वाला एक वचन और एक से अधिक संख्या का बोध कराने वाला बहुवचन। और हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने लिखने के नियमों का शास्त्र क्या कहलाता है? व्याकरण। तो इस तरह से ये जो है 501 वर्ड हो जाते हैं। तो जो कि सीटेट, सीजीएस जो भी है, केवीएस, एनवीएस भर्ती परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल है। तो ठीक है फ्रेंड, ये लो रहा 500 फटाफट रिवीजन के लिए अच्छे हैं आप लोगों के लिए, देख लेना फटाफट। ठीक है। तो ये अगर वीडियो आपको पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। और आप लोग कमेंट कीजिएगा यार, आप लोग कमेंट करते नहीं हो। ठीक है। कमेंट करोगे तो मुझे पता होंगे मैं क्या गलत कर रही हूँ, कहाँ पे मैं सही हूँ। ऐसा कमेंट कीजिए। अगर कोई मेरे से गलती होती है तो उसके लिए भी कमेंट कीजिए कि मैम यहाँ पे गलती की हो ऐसा करके, तो मुझे भी अच्छा लगेंगे। ठीक है। तो ये हो जाएंगे संपूर्ण हिंदी व्याकरण से 500 महत्वपूर्ण वन वर्ड प्रश्नोत्तर। ठीक है फ्रेंड, तो मिलते हैं चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते तो प्लीज लाइक कीजिए। ठीक है। और ये वीडियो अंत तक देखते रहिए, फटाफट ऐसे ये करके भी देख सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।